नमस्कार विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम मानव भूगोल के अंतर्गत भौगोलिक पर्यावरण एवं मानव इस विषय पर पढ़ेंगे। भौगोलिक पर्यावरण के जो तत्व होते हैं, चाहे वो धरातलीय स्वरूप हो, चाहे वह जलवायु हो, जलराशियाँ हो, मिट्टी हो, खनिज पदार्थ हो, जीव जंतु हो, प्राकृतिक वनस्पति हो, ये सभी का मानवीय क्रियाओं पर, आर्थिक क्रियाओं पर क्या प्रभाव होता है, वह हम दूसरी यूनिट में पढ़ेंगे मानव भूगोल की। उसी में सबसे पहला जो है कि धरातलीय स्वरूपों का मानवीय क्रियाओं पर क्या प्रभाव होता है। धरातलीय स्वरूप मतलब उच्चावच। उच्चावच पृथ्वी के ऊपर उच्चावच एक जैसा नहीं है। कहीं पर पर्वत हैं, कहीं मैदान हैं, कहीं घाटियाँ हैं, कहीं पर पठार हैं, कहीं पर गर्त हैं। तो ये सभी जो हैं अलग अलग धरातलीय स्वरूपों में का मानवीय क्रियाओं पर, आर्थिक क्रियाओं पर क्या प्रभाव होता है। जैसे हम देखते हैं कि पहाड़ों पर जंगल होगा, वनस्पति होगी, तो वहाँ पर खेती करना उतना संभव नहीं है। वहाँ पर कई ऐसी आर्थिक क्रियाएं हैं जो मैदान में सुगमता से हो सकती हैं। उसके कई कारण भी हैं, लेकिन जो पहाड़ों में नहीं हो सकती है। पठारों में कुछ क्रियाएं होती हैं जो मैदानों में नहीं होती हैं। इस विषय में हम पढ़ेंगे। तो धरातलीय जो स्वरूप होता है, वो धरातलीय स्वरूप कई चीज़ों को निर्धारित करता है, चाहे वो मिट्टी की उर्वरकता हो, पानी की उपलब्धता हो, चाहे वहाँ पर परिवहन व्यवस्था का विकास की जो संभावना है वो हो। इनके द्वारा वहाँ की जो वनस्पति हैं वो है, वहाँ पर बारिश कैसे होती है वो है। ये सभी जो तत्व हैं, जो कारक हैं, वह ये निर्धारित करेंगे कि वहाँ पर कृषि हो सकती है या उद्योग हो सकते हैं, वहाँ पर सेवाओं का विकास हो सकता है, या वहाँ पर अधिवासों का निर्माण हो सकता है, बस्तियाँ बस सकती हैं या नहीं, वहाँ पर लोग आकर बसेंगे या नहीं। वो सभी चीज़ें जो हैं निर्धारित की जाती हैं धरातलीय स्वरूप के द्वारा। मनुष्य कहाँ रहना पसंद करेगा? मनुष्य वहीं रहना पसंद करेगा जहाँ पर या तो सुगमता से उसकी जीवन यापन हो सकता है, या यदि दुर्गम जलवायु वाली जगह है, जहाँ दुर्गम जगह है, वहाँ पर भी मनुष्य तब रहेगा जब उसके आर्थिक फायदे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जो कि उसके जीविकापार्जन में मदद करता है। तो पर्वतों की बात करें तो पर्वतों के अंदर जो लोग बसावट करते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो बसावट करते हैं, वो बाहरी जो संस्कृति है उससे थोड़ा कटे हुए रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर परिवहन के मार्ग नहीं होते हैं, परिवहन की सुविधाएं नहीं होती हैं। तो बाकी बाहर के जो लोग हैं उनसे उनका जुड़ाव नहीं हो पाता है। तो एक तरीके से कहा जाता है कि ये अलग अलग भागों में बांट देता है, मानव अधिवासों को, मानव सभ्यताओं को अलगाव की स्थिति उत्पन्न करता है, एक दूसरे से विभेद उत्पन्न करता है। एक पर्वतीय क्षेत्र में जो जनजातीय रहेंगे या जो लोग रहेंगे, उनकी अलग ही एक संस्कृति होगी, अलग ही एक पहचान होगी, अलग ही उनकी जीवन शैली होगी, जो बाकी लोगों से अलग होगी, और उनकी मानसिकता भी अलग होगी। वो हो सकता है कि उनकी मानसिकता संकीर्ण हो, वो केवल खुद तक ही सीमित हो, बाहरी दुनिया से उसका तालमेल बहुत कम हो, और बाहरी लोगों के प्रति उनका एक भय की दृष्टि से देखना होता है। तो ये सभी चीज़ें पर्वतीय क्षेत्रों में दिखाई देती हैं। जबकि मैदानों में हम देखते हैं कि सभ्यताओं का विकास होता है, क्योंकि वहाँ पर मानव बसने की कोशिश करता है, मानव वहाँ बसना ज़्यादा उसको सुगम लगता है, वहाँ पर सुलभ लगता है, इसीलिए मानव वहाँ आसानी से बस जाता है, क्योंकि वहाँ पर कई सारी आर्थिक क्रियाओं की संभावनाएं हैं। कृषि कार्य जो प्रमुख प्राचीन समय में सबसे पहले जो मानव ने बसना शुरू किया वो मैदानों में किया, क्योंकि वहाँ पर नदियाँ थी, मिट्टी उपजाऊ थी, और इसी कारण से
कृषि की संभावनाएं, कृषि के विकास की संभावनाएं तेज़ी से बढ़ी। कृषि आधारित बाद में उद्योग विकसित हुए और इस तरीके से गाँवों का निर्माण हुआ, फिर गाँवों से शहर बसे। इस तरीके से उन मानव सभ्यताओं का, आदिवासियों का प्रसार हुआ। तो मैदान जो है वह सभ्यताओं की जन्मभूमि रहा है। अब हम बात करें तो जो पर्वतीय प्रदेश हैं वह किस तरीके से मानव को प्रभावित करते हैं, मानवीय क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। कि पर्वतीय प्रदेशों में हम देखते हैं कि जो सुविधाएं, जो सुगमता, जो सुलभता हमें मैदानी भागों में दिखाई देती है वो नहीं दिखाई देती। पर्वतीय प्रदेशों में जलवायु की विषमता होती है। आप यदि पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं तो वहाँ पर जो मौसम है वो लगातार परिवर्तित होता रहता है। जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर रहेंगे वहाँ पर उतना ही तेज़ी से मौसम में परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। वहाँ जलवायु भी विषम होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होगी, हिमपात का डर रहता है, हिमपात से मार्गों के अवरुद्ध होने का डर रहता है, और वहाँ पर आप आसानी से अपने मकान भी नहीं बना पाते हैं। एक विशेष प्रकार के मकान बनाने पड़ते हैं क्योंकि जगह की भी कमी होती है, वनस्पति की भी कमी होती है, और जो जिन चीज़ों से मकान बनाना है वह भी वहाँ पर कम उपलब्ध होता है। इसीलिए मानव वहाँ पर बसावट करना नहीं चाहता है, मानव अधिवास वहाँ पर नहीं बन सकते हैं। वहाँ पर कृषि कार्य हो नहीं सकता है क्योंकि, और कृषि होगी तो भी वो विशेष तरह की, अलग तरह की टेरेस फार्मिंग होगी जो कि और मैकेनाइज्ड नहीं हो सकती, वहाँ यंत्रीकृत कृषि नहीं हो पाती है। दूसरा, बाधाओं में बात करें तो जैसे भूमि का कटाव, वहाँ पानी गिरता है बारिश के समय तो वो पानी मिट्टी को अपने साथ में बहाकर तेज़ी से ले जाता है, तो इससे भूमि का कटाव भी होता है। परिवहन मार्गों का अभाव होता है, वहाँ परिवहन मार्ग नहीं बन सकते क्योंकि उनको बनाना वहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से बहुत ही उसके फ़ायदे कम होते हैं और नुकसान ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। इसीलिए जब तक ज़रूरत नहीं हो तब तक वो वहाँ पर नहीं बनाए जाते हैं। कृषि भूमि का अभाव है। प्राकृतिक संपदा का दोहन जो है वो अत्यधिक दोहन भी होता है। हम देखते हैं कि पहाड़ों में वनस्पति को लगातार काटा जा रहा है, वहाँ पर खनिज संपदा को निरंतर बहुत ही शोषित तरीके से, मतलब उसका दोहन किया जा रहा है, अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। उससे उस जगह की जो प्राकृतिक व्यवस्था है वो भी बिगड़ रही हैं, और कई सारी समस्याएं जो आज पर्वतीय प्रदेशों में हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन केवल बाधाएं नहीं हैं, बाधाएं भी होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ संभावनाएं भी वहाँ पर होती हैं। जैसे खनिज का विकास, उस खनिज आधारित उद्योगों का विकास उसके आसपास पर्वतीय क्षेत्रों के पास में होने की संभावना रहती है। जल विद्युत की सुविधा, जल विद्युत के विकास की संभावनाएं वहाँ पर अत्यधिक रहती हैं, और हिल स्टेशंस वहाँ पर बन सकते हैं जिससे पर्यटन सुविधाओं का भी बढ़ावा मिलता है। और जंगल व खनिज आधारित जो भी उद्योग हैं, जंगल के जो भी उत्पाद होते हैं उन पे आधारित बहुत सारे घरेलू उद्योग विकसित किए जा सकते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ डेवलप की जा सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि पर्वतीय प्रदेशों में संभावनाएं नहीं हैं, लेकिन पर्वतीय प्रदेश कई सारी बाधाएं उत्पन्न कर देता है। चाहे वो परिवहन की सुविधाओं का विकास नहीं होना, वहाँ पर आवागमन का अभाव होना या उसमें दुर्गमता होना, ये सभी चीज़ें जो हैं वह उन संभावनाओं को पूर्णतः विकसित होने नहीं देती हैं। और कुछ विशेष प्रकार के, चाहे वो पर्यटन उद्योग हो और जल विद्युत की सुविधाएं हो, खनिज या जंगल आधारित उद्योग हैं, वही वहाँ पर विकसित हो सकते हैं। तो इस तरीके से पर्वतीय प्रदेशों के लोग जो होंगे वह थोड़े से अंतर्मुखी होंगे, वह खुद के एक उनकी अलग ही संस्कृति होगी, उनका लोगों से, बाहरी लोगों से जुड़ाव कम होता है, वह अपने आप में ही मस्त होते हैं,
और बाकी लोगों से उनका जुड़ाव नहीं होने के कारण वहाँ पर मुख्य जो समाज के मुख्य धारा से वो जुड़ नहीं पाते हैं, और जो समाज के जो विकास हो रहा है उन विकास के से वो परे रह जाते हैं। फिर बात करें हम मैदानों की, तो मैदान जो हैं उसमें बहुत सारे कारण हैं जो कि वहाँ पर आदिवासियों के विकास को, खेती के विकास को, उद्योगों के विकास को बढ़ावा देते हैं। पर्वतों पर आप सेवाओं का विकास कर सकते हैं, पर्यटन सेवाएं हैं, और पर्यटन सेवाओं से जो भी जुड़ी हुई सेवाएं हैं, चाहे वो हॉस्पिटलिटी सेक्टर हो, जैसे होटल व्यवसाय हैं, उनको बढ़ावा मिलता है। मैदानों में इसके विपरीत वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी है, आसानी से उपलब्ध होती हैं। वहाँ पर लगातार चूँकि नदियाँ बहती है अपने साथ में मिट्टी बहा कर लेके आती है, तो वो उपजाऊपन निरंतर बना रहता है। उसके साथ साथ में वहाँ पर समतल भूमि है, तो इसीलिए बड़े आकार के खेत होते हैं जहाँ पर यंत्रों के द्वारा मैकेनाइज्ड तरीके से सघन खेती की जा सकती है, जिससे उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। मैदानों की जो जलवायु है वो भी अनुकूल होती हैं, पर्वतों की तरह नहीं है, और वहाँ पर भूमिगत जल, धरातलीय जल नदियों के द्वारा, झीलों के द्वारा, तालाबों के द्वारा आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है। उसके अलावा भूमिगत जल भी आपको आसानी से मिल जाता है। परिवहन सुविधाओं का आसानी से विकास हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर जीविकोपार्जन करना आसान होता है। इसीलिए मनुष्य इसकी तरफ आकर्षित होता है और वह मैदानों में बसता है, और मैदानों में बसावट के कारण, खेती के कारण धीरे धीरे उद्योग बंद होते हैं, और फिर इस तरीके से जो मैदानी भाग है वह बहुत ही सघनता से सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र बन जाता है। उद्योग भी वहाँ पर विकसित होते हैं, चाहे वो कृषि आधारित उद्योग हो, चाहे वह मशीन आधारित उद्योग हो, अन्य जो भी उद्योग हैं उनके विकास की संभावनाएं मैदानों में बहुत अधिक रहती हैं। और इसीलिए मैदानों तो का में जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो बहुत ही विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं जो कि पाई जाती हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में या पठारी क्षेत्रों में, पठार ज़्यादातर खनिजों के लिए प्रसिद्ध होते हैं, वहाँ खनिजों की अधिकता होती हैं। तो राजस्थान में देखें या भारत के अन्य हिस्सों में देखें, झारखंड में देखें या मध्य प्रदेश में देखें, किसी भी इलाके में देखें, वहाँ के जो पठारी इलाके हैं वह खनिज उत्पादों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। खनिज उत्पादों में वहाँ पर बहुत समृद्ध हैं, इसीलिए खनिज आधारित जो उद्योग होते हैं उसके आसपास विकसित होने की संभावना रहती है, और खनन कार्य जो है वो प्रमुखता से वहाँ पर किया जाता है। तो ये हमने देखा कि धरातलीय स्वरूपों का मानवीय आर्थिक क्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है।